हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की कमी, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, ये डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट हमारा जो है एजुकेशन एंड सोसाइटी का यूनिट 1 है, उसका एक टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ। इसमें हमने लास्ट टाइम किया था माइग्रेटिंग पॉपुलेशन, ठीक है, और हमने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया था। तो आज ये वाला पॉइंट जो है लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की कमी, मतलब लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय नहीं मिल पा रहे, उसके कारण क्या हैं और कैसे हम सामाजिक और आर्थिक न्याय को मतलब उसे ठीक ठाक कर सकते हैं, गवर्नमेंट द्वारा कैसे इसे कम किया जा रहा है, इसकी दूरी जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब समाज में लोगों को जस्टिस क्यों नहीं मिल पा रहा। कई बार सामाजिक न्याय में ये देखा जाता है कि लोगों को जाति के आधार पर न्याय नहीं मिल पाता, उनसे भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर एक मीनिंग लिखी हुई है सामाजिक न्याय की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति व धर्म, लिंग, जन्म स्थान या संप्रदाय के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जाति, लिंग, जन्म स्थान या संप्रदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया सामाजिक स्तर पर। इसी प्रकार आर्थिक स्तर पर भी लोगों के साथ ऐसा कोई व्यवहार या भेदभाव ना किया जाए। सामाजिक न्याय सभी लोगों को मिले, इसके लिए हमारे जो संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की कमी को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो हमारा 14 है, उसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। इसके अलावा अनुच्छेद जो हमारा 15 है, उसमें भेदभाव का अंत, इसके बारे में बात कहा गया है कि किसी के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इसके अलावा अनुच्छेद जो हमारा 16 है, उसमें लोक नियोजन की बात की गई है। लोक नियोजन यानी लोगों के हित के लिए कार्य, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पष्टता का अंत यानी छुआछूत का अंत की बात कही गई है। इसके अलावा आगे देखते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 20B में किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रतिबंध नहीं है, इसके लिए प्रावधान बताया गया है। और इसके अलावा अनुच्छेद 46 में कोई शोषण नहीं, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रावधान दिया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और संविधान में भी इसके लिए अनुच्छेद या बात कही गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय जो उसके आधार क्या हैं, मतलब किस आधार पे हम समझ सकते हैं कि लोगों को सामाजिक न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन। तो इसमें हम देखते हैं सामाजिक न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको ख़त्म किए जाए, जैसे जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जो भी जितने प्रकार के भेदभाव हैं उनको जब ख़त्म किया जाएगा, तब जो है सामाजिक न्याय जो है या सामाजिक समानता आएगी इंडिया में। इसके बाद सेकंड है हमारा कानून की दृष्टि में समानता। कानून की दृष्टि में समानता का मतलब है कि कानून के समक्ष सभी लोग जो है, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो समान होना चाहिए। ठीक है, और आगे थर्ड पॉइंट में दिया गया है अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता का उन्मूलन यही बात है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत से संबंधित जो है भेदभाव, रंग जो गोरे और काले का भेदभाव किया जाता है, उसको ना किया जाए और इसका अंत किया जाए। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कई जगह ऐसा देखा जाता है गोरे और काले में भेदभाव किया जाता है। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले अमेरिका में इससे संबंधित विरोध भी हुआ था, तो आप उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है भेदभाव पर प्रतिबंध। भेदभाव मतलब आप जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान में कठोर नियम भी बने हुए हैं।
इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है शोषण पर प्रतिबंध। इसमें बताया गया है कि सामाजिक शोषण किसी प्रकार का ना किया जाए और समाज में रह रहे लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम। इसमें गवर्नमेंट द्वारा सामाजिक न्याय सबको प्राप्त हो इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार। इसमें शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को, भारत के सभी जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे कि सभी जो लोग हैं वो पढ़ सकें और जो है उन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। इसके बाद थर्ड पॉइंट है रोजगार का अधिकार। इसमें गवर्नमेंट द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जो है रोजगार का अधिकार सभी को प्रदान किया गया है। जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए अगर वो एलिजिबल है तो उस पर बिना किसी भेदभाव के उसे वो रोजगार प्रदान किया जाएगा। और इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट दिया गया है कोई अस्पष्टता नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक न्याय। हमने सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ लिया कि गवर्नमेंट द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिससे सामाजिक न्याय सभी को मिल सके और संविधान में इससे संबंधित प्रावधान भी है और अनुच्छेद भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे आर्थिक न्याय। तो यहाँ पर आर्थिक न्याय से संबंधित बताया गया है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि सभी को जीविका के समान और पर्याप्त साधन प्रदान किए जाएं और सभी प्रकार के शोषणों को समाप्त किया जाए। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि सभी प्रकार के जो मतलब आर्थिक जो न्याय के लिए ज़रूरी है और समानता के लिए ज़रूरी है उसको संसाधन प्रदान किए जाएं, ठीक है। और आर्थिक स्तर के आधार पर मनुष्यों में कोई भेदभाव ना हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आर्थिक स्तर पर मतलब अगर व्यक्ति उस चीज़ के लिए एलिजिबल है तो उसे वो चीज़ प्रदान की जाए, अन्यथा कोई बात नहीं। इसके आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो है आर्थिक जो न्याय में कमी कैसे आ जा रही है, मतलब लोगों के साथ भेदभाव किस प्रकार किया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है पूंजीवाद और सामंतवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हमारे देश के कुछ लोग अत्यंत धनी बन गए जबकि अधिकतर लोग निर्धन हो गए। तो ये कारण था कि पूंजीवाद लोग जो मतलब इन्वेस्ट करते थे वो क्या हो गए और अमीर हो गए, ठीक है। पूंजी के अधिकतर भाग पर कुछ लोगों का स्वामित्व हो गया। परिणाम स्वरूप निर्धन दिन प्रतिदिन और अधिक निर्धन होते चले गए। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार लोगों के साथ आर्थिक असमानता की गई है कि जो है जो पूंजीवादी लोग थे जो अमीर के अमीर होते चले गए और जो गरीब निर्धन लोग थे वो क्या हो गए और गरीब होते चले गए। अब यहाँ पर बताया गया है अतः आर्थिक न्याय को हमारे राष्ट्रीय जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया गया जिसके लिए निम्नलिखित मानक निर्धारक तैयार किए गए। मतलब आर्थिक न्याय सभी को मिले इसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना होने देना। मतलब जो भी धन निकल रहा है या फिर उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है, उसका केंद्रीकरण ना होने दिया जाए, किसी एक के पास ना पहुँचे बस, मतलब उसका लोगों को समान वितरण किया जाए। लेकिन इसमें क्या है वास्तविकता कुछ और है। यहाँ पर बता रहे हैं कि पूंजी का जो अधिकतर भाग है, जो उत्पादन का अधिकतर भाग है वो अमीर लोगों के पास चला जाता है। तो इसमें हम आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया प्रत्येक नागरिक को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। तो आर्थिक न्याय के लिए जो है क्या किया गया है, रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। लेकिन रोजगार के अवसर प्रदान करके क्या होगा, जब मशीनें आ जाएंगी और लोगों का काम जो है मशीनें करना शुरू कर देंगी तो इससे क्या होगा, रोजगार की बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि अब जो काम पहले मनुष्य करते थे अब वो मशीनें कर रही हैं, तो इससे क्या होगा, लोग क्या है बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट देखते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बताया गया है कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं
उनके रोजगार पर प्रतिबंध लगा है कि अगर उनसे आप काम करवाएंगे या काम करते पकड़े गए तो उन पर जुर्माना लगा जाएगा, जेल की भी सजा है। तो इससे यहाँ पर बताया गया है कि लेकिन आज भी हमारे समाज में बाल मजदूरी को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रतिबंध तो लगा दिए गया, लेकिन बाल मजदूरी को अभी भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं, आप अपने आसपास देखें, कई जगह पे ऐसा होता है कि बच्चे जो है काम कर रहे हैं लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। तो यह भी चल रहा है ऐसा। आगे 4th पॉइंट में बताया गया समाज के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक हितों को उन्नत बनाना। तब यहाँ पर बताया गया जो समाज गवर्नमेंट द्वारा क्या बताया गया है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके आर्थिक हितों के लिए काम किया जाए। लेकिन क्या होता है, आर्थिक हितें क्या उनको पहुँचती हैं और क्या उन्हें लाभ मिलता है? आपको पता ही है, भ्रष्टाचार इतना है कि लोगों को जो है 5-10 हज़ार दिए भी जाते हैं तो वहाँ लोगों तक पहुँचते ही नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आर्थिक न्याय की कमी आ रही है। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको कम किया जा सके और न्याय को जो है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।